हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले हैं वह एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यह जो पेपर है यह 4 मार्च 2021 को हुआ था। उस दिन का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि इस पर जो है डेली बेसिस पर एनटीपीसी और एनटीपीसी से संबंधित परीक्षाओं को जो है कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जो कि मैथ का है। तो आप मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं आप लोग खुद से सॉल्व किया करिए। इसका जो है प्रश्न को जो है सलूशन हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया गया है, या फिर सलूशन को हम दिखा दे रहे हैं। चलिए शुरू कर। पहला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2, 2:3, 3 में। यदि उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ दिया है 8 और उनका लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन होगा, संख्या जो है संख्या निकालने के लिए क्या होता है, अनुपातिक पद गुणे मौसक। यह संख्या निकालने का जो है फार्मूला है। तो मौसक कितना दिया है, 8 दिया है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 × 8 तो 8 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, तो 2 × 8 तो क्या हो जाएगा 16। फिर तीसरी संख्या हो जाएगी 3 × 8 तो वो हो जाएगा 24। तो इन सभी का जो है चूँकि एलसीएम पूछता है, तीनों संख्याओं का एलसीएम, तो 8, 16 और 24 तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं वह है जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई यानी कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है संविधान सभा की जो है बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। अगर आप लोगों को जो है क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों को तो जो है वीडियो पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 4 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए जो हम सिंपल फार्मूला एक बताते हैं। यहाँ से मिश्रधन यानी कि ए बराबर होता है, मिश्रधन निकालने के लिए ए बराबर P1 + R बटे यहाँ पर P रहेगा, P1 + R यानी कि रेट P1 + रेट अपान 100⁻t इसका जो है फार्मूला होता है। इसी पर लगाएं, इसी पर जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है दिया है कि इसका जो मिश्रधन है वह 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मिश्रधन की वैल्यू जो है 2p हो जाएगा, या p होगा, उसके बाद यहाँ पर p रहेगा। यहाँ से 1 + R/100⁻12 यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है यह इक्वेशन 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा है कि कितने समय, कुछ समय बाद यह 4 गुना हो जाता है, तो यहाँ से 4p रख लेंगे। p यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। समीकरण इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू जब हम रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा समय कितना लगेगा, 24 साल। 24 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा जो है संचालित पहल है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है
कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है क्या आएगा चेक करना है। तो पहले हम देखते हैं ए से जी। ए से पहले हम इसका देखें ओ क्यू यस। ओ क्यू यस में जो है ओ में 2 जोड़ने पर क्यू आया, फिर क्यू में 2 जोड़ने पर यस आया है। इसी प्रकार ए में 2 जोड़ने पर सी आया, ए में 2 जोड़ने पर सी आया, फिर सी में 2 जोड़ने पर ई आया। इसी प्रकार से यानी 2 2 बड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जी का भी, जी में 2 जोड़ने पर आई, आई में 2 जोड़ने पर के, उसी प्रकार एम में 2 जोड़ने पर ओ, में जोड़ देने पर क्यू। तो यहाँ से देख लेते हैं आर। आर यहाँ से पहले वाले में चेक लेते हैं टी। टी में 2 जोड़ने पर जो है वी नहीं है, वी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी भी आर में 2 जोड़ने पर टी आ जाएगा, टी में 2 जोड़ने पर ये भी नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। यू, यू की वैल्यू होती है 21, 21 में 2 जोड़ने पर डब्लू आ जाएगा। उसके बाद डब्लू की वैल्यू होती है 23, 23 में 2 जोड़ने पर वाई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है यदि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y की वैल्यू 9 दिया है, 25 की पावर x इंटू 5 की पावर y की वैल्यू 625 है, तो x और y का जो है मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y की वैल्यू 9 दिया है, यानी कि 3 की पावर x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं 25 की पावर x इंटू 5 की पावर y की वैल्यू दिया है 625, तो यह हो जाएगा 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर y बराबर 625। यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस y, जिसका बराबर हो जाएगा 5 की पावर 4। यहाँ से 2x प्लस y की वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ से x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2। इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ से करने पर x की वैल्यू आ जाएगा 2, और x की वैल्यू जब समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से रखने पर y की वैल्यू आ जाएगा 2। तो संख्या क्या हो जाएगी 2,0, जहाँ पर x की वैल्यू 2 होगा और y की वैल्यू 0 होगा, तो आंसर आ जाएगा 2,0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में गलत पूछा है, तो पेमेंट बैंक के संबंध में कौन सा प्रश्न गलत है। तो देखते हैं, दिया है ऑप्शन ए दिया है कि पेमेंट बैंक जो है वह डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो यह वाला ऑप्शन जो है यह वाली बात जो है सही है। दूसरा है कि वह क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जो है जारी नहीं करते हैं। पेमेंट जो है वह ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा है कि वे मांग आधारित जमा कर सकते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। तो इसमें से कौन सा नहीं सही है, तो बी वाला नहीं सही है। तो चूंकि प्रश्न में पूछा था कौन सा नहीं सही है, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो यह बात गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि यदि प्रश्न नंबर 10 है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 2 cos थीटा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, देख लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 2 cos थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 को जो है हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 को भेजने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यह cos 2 थीटा का मान है। cos 2 थीटा का मान है, तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। सही आंसर हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, जिसका सही आंसर होगा 2 cos 2 थीटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि यहाँ पर दिखाइए कि पहला जिससे मतलब उंगली जो है जिस प्रकार अंगूठी संबंधित है, उसी प्रकार कलाई का संबंध किससे है। अंगुली में जो है अंगूठी को जो है उंगली में पहनते हैं,
अंगूठी को जो है उंगली में पहनते हैं, इसी प्रकार कलाई में जो है क्या पहनते हैं, तो कलाई में चूड़ी पहनते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का जो है लाभ प्राप्त किया जा सके। चूंकि कितना रखेंगे 5% का लाभ प्राप्त हो। तो देखते हैं, विक्रय मूल्य दिया है 5340। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य इंटू उस पर परसेंटेज लाभ, 100 पर परसेंटेज लाभ। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको क्या करेंगे, 105% पर बेचेंगे। तो 5340 का 105% निकालेंगे तो आ जाएगा 56,607। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5607। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि 3/5 इंटू मतलब यह समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 6 5 यहाँ से 6 5 11 11 11 प्लस 11 22 22 3 25 25 3 28। तो 28 गुणे 3/5। तो 28 गुणे 3/5 कितना आ जाएगा, 28 गुणे 3/5 आ जाएगा 16 सही 4/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सही 4/5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सही 4/5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, 4 क्रिकेट खिलाड़ियों को स्कोर इस प्रकार दिया गया कि मोहन ने रविंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाए हैं। कमल ने नरेंद्र से अधिक लेकिन मोहन से कम रन बनाए हैं। तो इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाया है। तो इसको जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो पता चल जाता है। यहाँ से देख लीजिए कि पंकज जो है मोहन से अधिक रन बनाया है, उसके बाद मोहन ने कमल से अधिक रन बनाया है और सबसे कम रन जो है नरेंद्र ने बनाया है। तो प्रश्न में पूछा कि सबसे अधिक रन किसने बनाया है, तो होगा पंकज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि 182.25 का वर्गमूल कितना होगा। तो 182.25 का जो वर्गमूल होगा वह 13.5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13.5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इस समीकरण मतलब या जो वैल्यू दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि इसको a² - b² से मान लेते हैं, इस पूरे को a और इस पूरे को b मान लेते हैं, या फिर इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हो जाएगा 90² - 22²। तो a² - b² का फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला होता है a + b और इंटू a - b। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ से a + b यानी कि 90 + 22 और a - b 90 - 22 हो जाएगा। तो यह टोटल ये हो जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा इसका वैल्यू 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, आर एक लड़की यश का पिता और एक आदमी ए का भाई है। सी यश की माँ है और ए की भाभी है। तो यश का ए के बीच जो है क्या संबंध है। तो ब्लड और रिलेशन है। इसको बनाने के बाद जो है इस प्रकार से आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भतीजी और चाचा। तो इसका आंसर हो जाएगा भतीजी और चाचा, यानी यश जो है ए का भतीजी है और चाचा का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से किसकी जो है कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी कि MYC के जो है कार्यान्वयन अनुबंधन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो वह कौन सा है, तो वह है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है इन्होंने MYC के कार्यान्वयन अनुबंधन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, डूरंड रेखा किन दो देशों को जो है विभाजित करती है। तो डूरंड रेखा जो किन दो देशों को विभाजित करती है, तो उसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों देशों को जो विभाजित करने वाली रेखा को जो है डूरंड रेखा कहा जाता है। इससे संबंधित पेपर में हमेशा एक प्रश्न पूछता है, तो इससे संबंधित और भी रेखाओं को हम देख लेते हैं, जिसमें है डूरंड रेखा को बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को जो है विभाजित करता है। इसी प्रकार से मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत के बीच जो है रेखा है जो इनको विभाजित करता है। इसी प्रकार से रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को जो है विभाजित करता है। और 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के जो है कच्छ क्षेत्र को विभाजित करता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को जो है विभाजित करता है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस को। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। तो यह सभी इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। इससे कोई न कोई एक पूछ देता है पेपर में, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, 3 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो है x और y है। x जिसमें से x जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो वह 323 दिया है। 323 है तो 323 का गुणनखंड क्या होगा, तो वह होगा 19 और 17। 19 और 17 जो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि 323 का गुणनखंड है। तो जब 19 और 17 लेंगे तो इसका गुणनफल करने पर 323 आ जाएगा। और जब y की वैल्यू 17 और z की वैल्यू 13 लेने पर इसका गुणनखंड आ जाएगा 221। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 19। इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y का मान 6 की दूरी पर है, तो इसको सॉल्व करना है। तो बिंदु जो है एक्स वाई रेखा इतने से जो है दूरी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है d बराबर ax + by + c बटे √a² + b²। यह फार्मूला होता है। तो यहाँ से चूँकि मूल बिंदु से डाले हैं, तो मूल बिंदु क्या होता है, तो वह 0,0 होता है। 0,0 से जो है इसकी दूरी पूछा है 4x + 3y + 6 की। तो यहाँ से d बराबर निकाल लेंगे, जिसमें a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 6 हो जाएगा। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इन सभी को इसमें रख देने पर यह आ जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगा 6/5। तो सही आंसर हो जाएगा 6/5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो उसके पिता की जो है आयु कितनी है। तो उसके पिता की आयु पूछा है। क्योंकि प्रश्न में दिया है पिता की आयु, हम मान लेते हैं y वर्ष, तो पुत्र की आयु x वर्ष। तो पुत्र की आयु जो है उसके पिता की आयु से जो है 24 वर्ष कम होगी, तभी जाके बराबर होंगे। यह दिया है 2 वर्ष के बाद जो है उसके पिता की आयु, तो y + 2 ईयर्स, और 2 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु x + 2 ईयर्स वह दोगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा। तो समीकरण को सॉल्व करने पर जो है y बराबर 46 आ जाएगा, यानी उसके पिता की आयु कितना होगा, 46। तो इस प्रश्न में पूछा है पिता की आयु कितना होगा, तो 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 46। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र यूएनए का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनए का मुख्यालय जो स्थित है वह न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में जो है उसका मुख्यालय स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्यालय से संबंधित और भी प्रश्न है, जिसमें पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वह होगा न्यूयॉर्क सिटी। और पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो
वह सन 1945 में हुई थी। इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो कहाँ पर है तो वह है लंदन, और इसकी स्थापना कब हुआ था तो सन 1926 को। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कहाँ है तो वह जिनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1995 में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो वह कौन है तो वह है माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी ने जो है यह कमला दास के नाम से जो लेखन किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी कुट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है मासिक पेंशन कितनी है तो वह है 1000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, यह गेम दिए गए हैं और इसमें जो है स्कूल है जो ABCDE में पढ़ते हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो प्रश्न में पूछा क्या है, उन खेलों का नाम बताइए जिन्होंने सभी स्कूलों के छात्रों को भागीदारी का न्यूनतम और अधिकतम है। उसमें से कौन से हैं न्यूनतम और अधिकतम में? तो न्यूनतम में हो जाएगा आपका बास्केटबॉल, न्यूनतम में आपका हो जाएगा बास्केटबॉल, और अधिकतम में कौन कौन सा है तो उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। बास्केटबॉल में जो दो ही है, 97 + 12 109 ही न्यूनतम है, और क्रिकेट में जो है सबसे अधिक है 266। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल और क्रिकेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, वृत्त x² + y² + z + 7x + 4y + 9 = 0 की जो है त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यह जो है वृत्त का समीकरण है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। क्योंकि वृत्त का समीकरण का जो है उसका जनरल फॉर्म होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यह जो है वृत्त का व्यापक रूप होता है, यानी कि जनरल फॉर्म होता है। तो इससे जो है हम तुलना करेंगे, तो यहाँ से x के जो गुणांक और x² गुणांक सेम है। यहाँ से 2g का मान कितना आ जाएगा तो 7, 2g का मान 7, 2f का मान कितना आ जाएगा तो 4, और c का मान कितना हुआ तो 9। तो यहाँ से 2g = 7, तो यानी कि g = 7/2, 2f = 4, तो यहाँ से f = 2, c = 9। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का फार्मूला होता है √g² + f² - c। त्रिज्या का फार्मूला होता है √g² + f² - c। यहाँ से g, f और c का मान रख देंगे। इनका मान रखने पर जो है वैल्यू आ जाएगी √29/2। सही आंसर हो जाएगा √29/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, √29/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। यह जो है संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न जो है A B से 25% अधिक है, B C से 30% कम है, तो A और C का जो है अनुपात ज्ञात करना है कि A और C का अनुपात कितना होगा। इसको सॉल्व प्रश्न में दिया है कि A और B का जो है अनुपात, A जो है B से 25% अधिक है, तो है कितना 125%। तो 125/100 कर देंगे, तो यहाँ से A और B का रेज, यहाँ से B बराबर आ जाएगा 4a/5। इसी प्रकार से B जो है C से 30% कम है, तो है कितना 70%। तो यहाँ से C का वैल्यू यहाँ से 8a बराबर हो जाएगा 7c, 8a बराबर हो जाएगा 7c। यहाँ से A और C का रेशियो क्या हो जाएगा 7/8। A और C का रेशियो कितना है 7/8, तो सही आंसर हो जाएगा 7/8।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की जो है प्रायिकता क्या होगी। तो एक बार में जो है 3 सिक्के उछालने पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता जो होगी वह 7/8 होगी। तो इसका सही आंसर होगा 7/8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया। तो वह कौन सा अंग्रेज था। तो उनका नाम था विलियम पिट जो है दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाने लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम पिट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो वह कौन से उस शासक का क्या नाम था। तो कृष्णदेव राय था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अधिकतम SAR मूल्य के रूप में कितने वाट पर केजी वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण की जो है अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 वाट पर किलोग्राम वाले मोबाइल को हैंडसेट को जो है मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की जो है लंबाई ज्ञात करना है। चूंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो वर्ग का परिमाप दिया है 160 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे भुजा, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो भुजा निकालने पर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2। तो यहाँ से भुजा आ गया 40, तो आंसर हो जाएगा 40√2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात दिया है 4 संबंधी 5 संबंधी 6 संबंधी 7, उसका परिमाप दिया है 176 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हम जोड़ लेते हैं 6 4 10, 7 5 12, 12 10 22। तो 22 की वैल्यू दिया है 176। तो हमसे पूछा कितनी है सबसे लंबी भुजा की लंबाई, यानी कि 7 की पूछा है। तो बटे 22 गुणे 7 कर देंगे। यहाँ से कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 करने में 11, 11 छक्का 66, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो 8 का 7 में गुणा कर देंगे तो 8 7 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जस्ता का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है शामिल नहीं है। तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है 4 शब्द दिए गए, इसमें से असंगत शब्द का जो है चयन करना है। इसमें से असंगत शब्द जो होगा वो होगा टैबलेट जो है असंगत शब्द है, क्योंकि कुर्सी पलंग और स्टूल ये सभी तीनों फर्नीचर होते हैं, जबकि टैबलेट जो है यह फर्नीचर नहीं है, इसलिए यह सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है 2 संख्याओं का योग दिया है 434, उनका HCF दिया है 31, उन संख्याओं के युग्म उपयुक्त में से संतुष्ट कर सकते हैं। तो उनमें से कौन सी संख्याएं जो है संतुष्ट कर सकते हैं। चूँकि HCF दिया है 31, तो संख्याएं जो होगी वह 31 का मल्टीपल होगी। तो पहली संख्या 31 ए होगी, दूसरी 31 बी। तो उन संख्याओं का योग कितना दिया है 434। तो यहाँ से a + b बराबर आ जाएगा 14। तो कौन सी संख्याएं 14 हो सकती हैं। तो 13 + 1, 9 + 5 और 3 + 11, यही तीनों संख्याएं हो सकती हैं। तो कितने युग्म हो सकते हैं। तो इसके 3 युग्म हो सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। तो दिशा जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है इसको जो है सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के पर जो है पहले 22 के पहले भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो सभी करने पर जो आएगा 113.45। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 113.45। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कथन और निष्कर्ष का, इसको देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष सवाल है जिसमें देखते हैं कि कथन है हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो है यह कथन है। तो इस पर धारणाएं क्या है कि कथन एक अवास्तविकता आश्वासन है, दूसरा है कि लोग अपनी राय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को जो है निवेश करना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो है दोनों ही धारणाएं निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को जो है रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वह कौन थे। तो उनका नाम है अभय के। अभय के को जो है निमंत्रित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभय के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो वह 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिवस से संबंधित जो है और भी प्रश्न देखते हैं जिसमें 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है यदि x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान दिया है 322, जिसमें x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो x माइनस 1 अपान एक्स का जो है मान ज्ञात करना है। सिंपल है, x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स का 4 का मान दिया है 322। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो है दोनों पक्षों में जो है 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ने पर इधर की लेफ्ट साइड की वैल्यू जो हो जाएगी वह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ जाएगा 324। तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 18। फिर इसी क्रम में 2 घटा देंगे। 2 घटाने पर एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा 16। तो यहाँ से एक्स माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है कि नीचे दिए गए आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो वह हो जाएगा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 सीधी रेखाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है साइन 60 इंटू कास 60 का मान क्या होगा। तो साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और कास 60 का मान होता है 1/2, यानी कि कड़ी में 3/4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़ी में 3/4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो है पहाड़ी किन पहाड़ियों में जो है मिलते हैं या कहाँ पर मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी में जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो है घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत में जो है स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है। तो फॉरबिडन सिटी जो स्थित है यह चाइना में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना।
क्लास चूँकि जो है लंबी हो जा रही है तो अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोगों को इसका जो है पार्ट 2 हम बना दिए हैं। पार्ट 2 इसको हम बना देंगे, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। आज के लिए जो है यहीं पर होगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पास भेज दें ताकि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जो भी हम पेपर करा रहे हैं या यूथ पब्लिकेशन की जो है बुक है, और इससे जो है पेपर हमेशा ही रिपीट करते हैं। तो आज क्लास यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।